नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं स्टार्ट, ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर्स में व्हाट वी हैव टू कंप्लीट, हमें कंप्लीट करना है केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ टॉपिक थोड़ा बेसिक है, उसके लिए थोड़ा बेस पता होना चाहिए। तो हमें एक्चुअल में आपके सिलेबस में वो स्टार्टिंग में है, बट मैं केप्लर्स लॉ बाद में कराऊंगी। पहले मैं आपको कराऊंगी व्हाट इज ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो केप्लर्स लॉ का टॉपिक हमारा सबसे लास्ट में रहेगा, और ये वाला टॉपिक हम पहले कवर करेंगे इस बार। इससे थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी आपकी इस चैप्टर की। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये सब हम पहले करेंगे, चैप्टर 5 में है आपका ये सब, न्यूमेरिकल करेंगे इसी चैप्टर की। एंड देन हम इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालेंगे। इसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी करेंगे। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तक कंप्लीट कर लें। तो हम स्टार्ट करें बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। बेटर रहता है कि नए चैप्टर में स्टार्टिंग मिस ना करें, बेसिक क्लियर हो जाता है, नहीं करते। सो दिस इज अवर 5। ठीक है, ये 5 4 बहुत लंबा चैप्टर, लॉन्गेस्ट, ये इतना लॉन्ग चैप्टर नहीं है। ग्रेविटेशन बोलते कि न्यूटन के पेड़ के नीचे बैठा था और आया, वहीं आया, है ना। तो अगर सिर्फ वर्ड ग्रेविटेशन आपके दिमाग में क्या, ऐसा फोर्स हो, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इट मस्ट बी अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है? is the force of attraction between any two object in universe। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। आपके और आप जिस रूम में टेबल और चेयर रखा होगा, जहां पर आप बैठे हो, वहां पर भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट के बीच में भी आप अगर उसको थ्रो करोगे, वो नीचे ही जाएगा। आपके हाथ पेन थ्रो करेंगे तो देयर आल्सो ग्रेविटेशन, हमारे और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। हर चीज के जो लग रहा है लो, लो ग्रेविटेशन फोर्स है। कोई आप लेंगे, कोई भी दो है, तो जो भी फोर्स लग रहा है, फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशन। बात समझ में आई? ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जांपल देखो। बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। होता है ना, अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर के नीचे आ जाता है। सन प्लैनेट को अट्रैक्ट करता है। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये भी पता है ना, रिवॉल्यूशन और रोटेशन हमने पता है ना। अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? अर्थ का सैटेलाइट कौन है? अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून है। Yes. अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, और अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है? मून भी घूम रहा है। राइट, मून है तभी तो वो बीच में आता है, कभी तो वो इक्लिप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है? अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मून और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशन है। ठीक है, सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविट है, सन के साथ सारे प्लैनेट्स के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है। हर जगह है ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, हर जगह, हर
every person, everything which has mass, आप एक छोटा सा इरेजर लोगे ना और आपकी पेंसिल, उन दो के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. हर बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है. इज इट ओके? आगे करें. ठीक है. Yes, ma'am. अब अगला टर्म आता है ग्रेविटी. अभी मैंने आपको एक टर्म सिखाया ग्रेविटेशन. अब मैं दूसरे टर्म आपको सिखा रही हूँ ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट. पिछली बार हमने पढ़ा था बिटवीन एनी टू बॉडी, दैट वाज ग्रेविटेशन. बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट इट इज ग्रेविटी. इज इट ओके? ये वाली बात समझ में आई? बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट जो था वो ग्रेविटेशन था. जब एक बॉडी अर्थ होगी और दूसरी कोई भी और बॉडी, देन इट इज ग्रेविटी. क्लियर है यहाँ तक? ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस समझ में आया? Yes. ग्रेविटी, ठीक है. ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस समझ में आया. सो ग्रेविटेशन का क्या मतलब है? बिटवीन. ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? बिटवीन एनी टू बॉडी इट इज ग्रेविटेशन. बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी इट इज ग्रेविटी. अर्थ और हमारे बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी. सन और प्लूटो के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? या सन और सैटर्न के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? या यूरेनस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ लग रहा है ग्रेविटेशन. आई बात समझ में? ग्रेविटेशन. Yes, ma'am. ठीक है. बिटवीन एनी टू बॉडी इट इज ग्रेविटेशन. बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी इट इज ग्रेविटी. आगे करें. ठीक है. Because of gravity, it pulls every object towards the center of the earth. इसी ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है? हम ऑब्जेक्ट को किस तरफ फोर्स लग रहा है? Every object pulls towards the center of the earth. ठीक है. Due to gravity, object falls towards the earth. We remain on the surface of the earth. The moon remains in orbit around the earth. ये ग्रेविटी फोर्स ही है जो हम सबको बांध के रखे हुए है. हम गिरते नहीं अपनी प्लेस से. ठीक है. या हम अपनी जगह पर हैं. बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ही हम अपनी जगह पर हैं. वी आर एबल टू वॉक. वी ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ. ठीक है. ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस समझ में आया? क्या होता है Yes, ma'am. ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? Force of attraction between two objects. Any two object, any two bodies के बीच का force, that is gravitation. And what is gravity? Between earth and any body. Is it okay? आगे करें. Yes, ma'am. अगला आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. 1 मिनट. What is Newton's law of gravitation? Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. अब न्यूटन ही पढ़ रहे थे तो न्यूटन ही बताएंगे क्या क्या होगा, इसका लॉ क्या होगा. ठीक है. लॉ देना आसान नहीं है. लॉ के लिए आपको प्रॉपर रीजन देना पड़ता है. तो इन्होंने क्या बोला? लेट अस कंसीडर टू बॉडीज. एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है. मान लीजिए इनका मास है m1, इसका मास है m2 एंड दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है इनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses of the body, m1 into m2, and it is inversely proportional to the square of distance between them. ये बात समझ में आई? जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, this force is directly proportional to the product of masses of the body and inversely proportional to the square of distance between them. Right? आप इन दोनों को कंबाइन कर दो तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? F is proportional to
m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन खींच के आई एम राइटिंग राइट साइड में मैं लिख रही हूँ, ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। ये वाली बात समझ में आई? F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। क्लियर है यहाँ तक? F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? Yes. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आ गया यहाँ तक? वेयर जी क्या है? जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि चैप्टर 1 में भी आप पढ़ रहे थे। जी क्या है? ग्रेविटेशनल। जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इतना क्लियर है? यहाँ पे देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में, लॉ के स्टेटमेंट में चेंज नहीं आता है। तो कैसा स्टेटमेंट क्या है? एवरी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स attract each other with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. जो अभी हमने पढ़ा, F is equals to G m1 m2 by r square. What is F? Force. m1 m2 masses of the body. r square distance between the two masses. G is a gravitational constant. हम इस पे बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते रहे और हमको मिलती है इस G की वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है G की? 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कोई मुझे बताएगा इसकी ये यूनिट क्यों होगी? जी की यूनिट, हाँ, जी की यूनिट क्या होगी? अगर आपको यहाँ से देख के बताना हो तो जी की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज जी इज इक्वल्स टू, ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो, जहां आप मेरा कर्सर देख रहे हो, यहाँ पे देख के बताओ व्हाट इज जी का, जी इक्वल्स टू, जी इक्वल्स टू क्या बनेगा? Constant. हाँ, जी कांस्टेंट है, बट जी को अगर मैं, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ये वाली बात क्लियर है आपको? जी Yes, इज ma'am. इक्वल्स टू, ठीक है। अब जरा मुझे इसकी यूनिट बताओ क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? पढ़ा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक है। एंड डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? Meter. मीटर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर डिस्टेंस आर का स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर हो गया। एंड देन मास क्या है? केजी। तो यहाँ पे ये ऊपर क्या आएगा? तो पर केजी स्क्वायर। तो आपको जी की यूनिट पता चल गई। जी की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आ गया समझ में? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए अब आप मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताइए। मैं ऑलरेडी आपको पहले भी करा चुकी हूँ। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताइए। सिर्फ 2 मिनट लेंगे आप इसको निकालने के लिए। टेक 2 मिनट्स टाइम। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। क्या आ रहा है वो बताइए। मैम मैं बताऊं? हाँ बोल बेटा। हाँ जी बोलो बेटा। -1 L3 T -2 m-1 L3 T -2 T-2। सबको यही मिल रहा है? m-1 L3 T-1 T-2, यहाँ जो लिखा मैंने, सबको यही मिल रहा है? या मुझे बताना है ये कैसे आया? ये पता है आपको कैसे आया डायमेंशनल फॉर्मूला? ये दोबारा बताने की जरूरत है और ये आता है अब आपको? बोलिए।
आपको आता है या मुझे बताना है? बोलिए बेटा, आता है ना? चैप्टर 1 में किया था हमने, चैप्टर 1 में किया था। ओके, देखिए एक बार क्विकली एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए देखिए क्या था फॉर्मूला, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m l t माइनस 2। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, l स्क्वायर। और मास के लिए क्या हो जाएगा, m and m। Is it okay? m and m, is it okay? तो ये g के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m, देखो एक m से m कैंसिल हो गया, ये वाला m ऊपर चला गया, तो क्या बचा m माइनस 1। ये वाली बात समझ में आई? एक ये वाला m से ये m कैंसिल हो गया, ये m से ये m कैंसिल हो गया, ये वाला m ऊपर चला गया, तो ये हुआ m माइनस 1। यहाँ l टू द पावर 1 है, ये 2 है, 1 प्लस 2 इट बिकम 3, l टू द पावर 3, ओके, एंड t माइनस 2। याद आ गया? इज इट ओके? डायमेंशनल फॉर्मूला g का निकालना याद आ गया आपको? आगे करें? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो जी की वैल्यू भी याद रखिएगा, ये हमको यूज करनी होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, अब एक न्यूमेरिकल है, ये आपकी बुक का है, ये न्यूमेरिकल आपकी बुक का है। ये देखो यहाँ पर से लिया है मैंने, ये वाला न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल आपकी बुक से लिया है। बुक के न्यूमेरिकल भी एग्जाम्स में आते हैं, ओके। यहाँ पे देखो ये वाला जो एग्जाम्पल नंबर 5.2 है, पेज नंबर 82 में हम यही न्यूमेरिकल कर रहे हैं अभी। बताइए। हाँ जी, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज दिस। If the distance between them is double, then what is the gravitational force between them? बताइए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? What is the formula? Force equals to क्या होता है, G m1 m2 by r square, this is equals to 1 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू हमको पता है 1 न्यूटन। अब दूसरे केस में आपने क्या कर दिया, फोर्स को डबल कर दिया, तो अब वो नया फोर्स का नाम हम दे देते एफ डैश, ओके। एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, जी मास तो सेम रह रहा है, बाई दिस 2r का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो दिस इज जी m1 m2, 2 का स्क्वायर विल बी 4r स्क्वायर। So this is 1 Newton by 4. 1 upon 4 is 0.25. 0.25 न्यूटन। सो जो न्यू फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.25 न्यूटन। आया समझ में आपको? आया या नहीं आया? How the radius? हाँ जी, क्लियर है ना? यस और नो, आपको ये समझ में आया 0.25 न्यूटन या नहीं आया, बताइए। इज इट ओके? बोलिए, कहीं दिक्कत है तो बताइए, सो अदरवाइज हम आगे करें। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। How did we get the value of? आप मुझसे कुछ कह रहे हैं बेटा? मैम रेडियस कैसे आया? क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, ये वाला क्वेश्चन था। यहाँ जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हो, यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, तो मैंने r को 2r कर दिया, जो नया डिस्टेंस है दैट इज डबल, 2r हो गया, ठीक है। अब इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड दिस इज r स्क्वायर। और आपको पता है g m1 m2 by r स्क्वायर इज 1, तो g m1 m2 by r स्क्वायर इज 1, so this is 1 by 4,
आप बताइए, नाउ क्लियर? Clear. क्लियर है? ओके, Yes. ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 पार्टिकल्स, अब ये थोड़ा सा लेवल अप है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग बुक के क्वेश्चंस करते हैं ना, बुक के क्वेश्चंस करते हैं, स्कूल में होते हैं आपके बुक के क्वेश्चंस करते हैं ना आप लोग, आपके पास बुक्स है ना? Yes, ma'am. मैम ठीक है, तो ये बुक का क्वेश्चन है आपका, ये भी आपके बुक से लिया है मैंने, तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लगा मुझे, सो आई हैव टेकन इट। यहाँ पे देखिए 3 पार्टिकल्स A, B and C each having mass m are kept along a straight line. AB is equals to BC, ठीक है, is equals to L. A fourth particle D is kept on perpendicular bisector of AC. ऐसा है कुछ फिगर मैं बनाती हूँ, चलो ग्रीन कलर से बनाती हूँ। यहाँ पे देखिए एक मास ये है, दूसरा मास ये है, A and B. This is A, this is B and this one is C. और बोल रहा है AB और BC इक्वल है, दिस इज L एंड ये वाला डिस्टेंस भी उसने बोल दिया L। हमेशा ड्रॉ करके देखा करो, कभी भी न्यूमेरिकल मिले तो उसको ड्रॉ करो, तो चीजें थोड़ी क्लियर हो जाती है। और फोर्थ पार्टिकल कहाँ रखा है? D इज केप्ट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, तो D को कहीं यहाँ पर रखा हुआ है, ये पॉइंट है D का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, और ये भी डिस्टेंस है L, ठीक है। आपको बोल रहे हैं व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन D, ठीक है। हर एक पार्टिकल है यहाँ पे, ये भी फोर्स लगाएगा, D पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? A भी फोर्स लगाएगा D पे C भी लगाएगा, D पे B भी लगाएगा। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. ये डायग्राम समझ में आया यहाँ तक? ये जो गिवन था ये बस मैंने ड्रॉ कर लिया है। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ देखते हैं, अब मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ, ये वाला डिस्टेंस हमको पता है L, ये वाला डिस्टेंस भी पता है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा एंड इक्वल साइड है, तो ये क्या है? दिस इज बाइसेक्टर, दिस इज 90 डिग्री, तो दिस एंगल इज, ये दोनों इक्वल एंगल है, तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री एंड दिस 90, तो यहाँ पर भी ये भी 45 है, ये भी 45 होगा। ओके, या आगे देखिए, अट्रैक्शन फोर्स है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? D से A की तरफ, ये अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन का साइन है। रिपल्शन होता तो वो दूर भेजता, तो ये एरो उल्टा लगता, वैसे यहाँ पर भी ये अट्रैक्शन का साइन है, ठीक है। एक्चुअल में ये बुक में डायग्राम दिया हुआ है, बट अगर ना भी बना हो तो भी आप बना सकते हैं, आप ये ड्रॉ खुद भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? इज इट ओके? डायग्राम क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. डायग्राम क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये देखिए ये डायग्राम है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। A B C D को हमने ऐसे लिया, L L एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो L, B से लेके D तक का जो डिस्टेंस है ये भी L है, ठीक है। एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, दे आर इक्वल साइड, तो ये 45 डिग्री, ये 45 है, ये दोनों इक्वल एंगल है, इसलिए ये L है, ये वाला 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी ये वाला जो बचा हुआ जहां आप कर्सर देख रहे हो, दिस इज आल्सो 45 डिग्री। आगे देखिए, ओके, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक मास m है, जो D पे रखा हुआ है वहां पर एक मास m है, A पे भी रखे हुए मास की वैल्यू m है, तो इनके बीच फोर्स कितना होगा? FAD क्या हो जाएगा? पहले तो मुझे AD निकालना पड़ेगा। ये कैसा ट्रायंगल दिख रहा है? ABD, ABD आपको कैसा ट्रायंगल दिख रहा है? राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम।
हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू CD एंड विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सो इट इज √2L। ये वाली बात समझ में आई आपको? Yes. ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, Yes. सो ये भी √2L है, ये वाली वैल्यू भी √2L है। सो व्हाट इज फोर्स FAD? FAD फोर्स क्या हो जाएगा बताओ? GM इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो R क्या है हमारा, √2L का होल स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर है आपको? FAD समझ में आया? A से D के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो क्लियर हुआ? राइट और नॉट? बोलो, इज इट ओके और नॉट ओके? Okay, ma'am. बोलो, क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में आया है ना? ओके। व्हाट इज FAD और FCD? दोनों इक्वल हो जाएंगे? FAD और FAC इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, FAD और FCD। FAD और FCD दोनों इक्वल डिस्टेंस पे लग रहे हैं, सेम मास भी सेम है, तो मैंने सिर्फ एक सिंपल लिख लिया कि दिस इज इक्वल्स टू, ये FCD के भी बराबर है, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा Yes, ma'am. GM स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। इतना क्लियर है आपको? FAD और FCD निकाल लिया, इतना ओके है या नहीं है बताइए? इतना ठीक है? अब जरा मुझे बताइए, मुझे ये फोर्स पता है, मैं ब्लू कलर यूज कर रही हूँ, मुझे पैरेललोग्राम लॉ याद करना। एक वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए उसका नाम है FAD, और दूसरा वेक्टर मेरा ये है, इस डायरेक्शन में है, जिसका के नाम है FCD। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला? पैरेललोग्राम लॉ। अब तो स्कूल में भी हो गया होगा पैरेललोग्राम लॉ। क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ से? Two vectors representing two sides of a parallelogram, then the resultant is the diagonal and from the same point। तो यहाँ से ये वाला diagonal हो जाएगा, ये resultant force हो जाएगा, और इसका नाम दे देती हूँ मैं, FAC बोल देती हूँ। ठीक है, FAC। तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट FAD का स्क्वायर प्लस FCD का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज 45, दिस इज 45, तो दिस एंगल इज व्हाट, cos 90 डिग्री। इज इट ओके? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FAD इंटू FCD इंटू cos 90 डिग्री। आया समझ में यहाँ तक? ये वाला स्टेप क्लियर है, ब्लू लाइन वाला? सबको क्लियर है? सबको समझ में आया? ओके। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे बताओ ये क्या आ जाएगी वैल्यू, व्हाट इज cos 90? cos 90 क्या होता है, cos 01। आप लोग टेबल याद नहीं कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप याद नहीं कर रहे हो अभी भी। यस, cos 90 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी टर्म जो cos आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी टर्म जो कर्सर आप देख रहे हो वो 0 हो जाएगी। तो आपको सिर्फ मिलेगा ये टर्म एंड दिस टर्म। ठीक है, आया समझ में? Yes. क्लियर है ना? इसको नाम रख लेती हूँ मैं, मान लेते इतना बड़ा टर्म लिखना पड़ेगा तो मैं इसको x मान लेती हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज ये टर्म को x बोला मैंने, तो क्या मिला मुझे, √2x। अब मैं x की वैल्यू भी रख देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, √2 GM स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो जाएगा और मुझे रिजल्टेंट जो कि मेरा FAC है वो क्या मिलेगा, GM स्क्वायर बाई √2L स्क्वायर।
इतनी बात समझ में आई? तो देखो ब्लू लाइन से जो आपने देखा ये वाला रिजल्टेंट था ये दो फोर्सेस का, जिसका की डायरेक्शन ये है नीचे की तरफ, और जो बी पर भी एक मास रखा हुआ है वो भी एक फोर्स लगा रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है हमारा? उसका भी डायरेक्शन ये डाउनवर्ड है। अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं देन दे विल बी एडेड अप। तो पहले एफ बी डी निकाल लेते हैं। एफ बी डी क्या हो जाएगा? एफ बी डी हो जाएगा जी एम एम बाई एल स्क्वायर। अब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो एफ नेट क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है, मैं ये थोड़ा सा स्पेस यूज कर रही हूँ यहाँ पर। एफ नेट इज एफ ए सी प्लस एफ बी डी। सो दिस इज जी एम स्क्वायर अपॉन √2 L स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो जो कॉमन हो रहा है उसको बाहर निकाल लो, जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कॉमन हो गया और बचा क्या? 1 + 1/√2। तो दैट्स योर आंसर। आया समझ में? आपकी बुक से मैंने जो स्टेप्स बताए वो कंपैरेटिवली इजी हैं। जो बुक्स में किया है वो रिजॉल्व किया वेक्टर को, बट दिस इज कंपैरेटिवली इजी। जब आप पैरेललोग्राम यूज करके इसको सॉल्व करोगे तो वो ज्यादा इजीली हो जाएगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। समझ में आया यहाँ तक? इज इट ओके? क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, देखो इसने क्या किया है, इसका भी सेम आंसर आ रहा है, बट ये आंसर सेम आ रहा है लेकिन इसने रिजॉल्व करके किया है। तो जो मैंने आपको मेथड सिखाया है दिस इज कंपैरेटिवली इजी, आप इसे फॉलो करिएगा। डन? आगे करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि जब मैं शेयर करती हूँ ना तो ये जो मैं रिटन पार्ट जहाँ पर होता है वो मर्ज हो जाता है। आई विल शेयर आफ्टर द क्लास, लेकिन ये रिटन पार्ट मर्ज हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक करें। नेक्स्ट टॉपिक करें। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। What are the properties of gravitational force? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम यूज करेंगे बार बार। फर्स्ट इज इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा है? कैसा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। इट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के लाइन सेंटर्स को ज्वाइन करिए, उस एक्टर के उसके अलोंग हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट डज नॉट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट। जरूरी नहीं है कि मेरे हाथ में ये मेरे इसी के बीच में ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। एक और पेन रखा है मेरे टेबल पर विच इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम माई हैंड, बट उस पेन के बीच में और मेरे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। डू नॉट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट। इज इट ओके? यहाँ तक बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 4 तक क्लियर है आपको? Yes, ma'am. फिर देखिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इट इज रिलेटिवली वीक फोर्स कंपेयर्ड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स। माइक कौन है बेटा? किसका माइक कौन है? जनार्दन बेटा आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है वीक फोर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है force is inversely proportional to the square of distance between two objects. Okay? क्या क्या प्रॉपर्टी है फिर से रिपीट करिए। What are the properties of gravitational force?
अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव भी हो सकता है कभी कभी. इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. कहाँ एक्ट करता है? लाइन, दो ऑब्जेक्ट के सेंटर को ज्वाइन करोगे, उन सेंटर के अलोंग आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है. फिर इट इज यूनिवर्सल फोर्स. यूनिवर्सल फोर्स मतलब इंडिया में भी है, बाहर भी है, हर इंडिया पूरी यूनिवर्स में भी है, सिर्फ अर्थ में नहीं, अर्थ के बाहर भी, एवरीवेयर ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट इज डू नॉट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट. ये वीकेस्ट फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. मैग्नेटिक फोर्स इसके कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और न्यूक्लियर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है. ठीक है, इसके बाद आता है इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो जो फोर्स होते हैं दे वेरी एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. इतना क्लियर है? आगे करें? यस मैम. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. अच्छा, अभी मैंने स्मॉल जी नहीं बताया ना आपको. इट इज स्मॉल जी पढ़े बिना. ओके. नेक्स्ट, उसकी स्लाइड नहीं डली हुई है, बट स्मॉल जी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्मॉल जी. क्या होता है स्मॉल जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, इसकी स्लाइड नहीं डली हुई है, बट इसको भी समझ लो. स्मॉल जी को कैसे हम डिनोट करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ड्यू टू ग्रेविटी. व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ? अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, अर्थ पे होती है, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आर यू नॉट अवेयर ऑफ दिस? ये वाली बात नहीं पता थी आपको? पता थी एक्सेलरेशन पता थी ना, फिर क्यों नहीं बोले? अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है. तो क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, द acceleration produced in a freely falling body under the gravitational freely falling body under the gravitational pull of earth. Under the gravitational pull of earth. Under the gravitational pull of earth. ठीक है, acceleration due to gravity क्या होती है? The acceleration produced in a freely falling body under the gravitational pull of earth is called acceleration due to gravity. इसको हम g से डिनोट करते हैं. g की वैल्यू अर्थ पे होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, एसआई सिस्टम में, और एसआई सिस्टम में g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड सीजीएस सिस्टम में इट इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट इज वेट. वेट, व्हाट डू यू मीन बाय वेट? वेट, कभी अगर आप वेट को चेक करो, यू चेक योर वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और कभी आप 22 मंजिल पे जा करके
या किसी हाइट पे जाके अपना वेट चेक करोगे तो वेट में डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये जी की वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। तो वेट, it is defined as the gravitational pull with which a body is attracted toward the center of earth. It is the gravitational pull, gravitational force. It is the gravitational force, gravitational force with which body is attracted towards the center of the earth. Towards center of earth. Center of earth. इतनी बात समझ में आई? Is it okay? Weight को हम कैसे डिनोट करेंगे? Weight is equals to actually force and that is equals to m into g. Gravitational force के बराबर है and that weight is equals to F equals to mg. Is it okay? ये वाली बात समझ में आई? ग्रेविटेशनल फोर्स वेट क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे Yes, कर ma'am. सकते हैं? जी की वैल्यू, जी क्या होता है? स्मॉल जी और कैपिटल जी सेम है क्या? स्मॉल जी और कैपिटल जी सेम है या अलग अलग है? जल्दी बताइए, स्मॉल जी और कैपिटल जी अलग अलग, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट अभी देखा था व्हाट इज स्मॉल जी, पहले हमने देखा कैपिटल जी। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। व्हाट इज स्मॉल जी? स्मॉल जी का क्या नाम है? स्मॉल जी Acceleration का due क्या नाम है? ड्यू टू ग्रेविटी। एंड व्हाट इज कैपिटल जी? बोलिए, कैपिटल जी का क्या नाम है? रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वेरी गुड। आपने पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, F इक्वल्स टू क्या होता है? G m1 into m2 upon G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो मान लो कि यहाँ पे अर्थ है, अर्थ को m1 m2 में की जगह मैं बोलती हूँ अर्थ है, अर्थ का कैपिटल मास है m, ठीक है। कंसिडर अर्थ, मास इज कैपिटल M. सपोज अ बॉडी whose mass is small m. ये अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है पूरा सेंटर से लेकर के ये डिस्टेंस है कैपिटल R. तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज F इक्वल्स टू? ये F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ये वाली बात समझ में आई? F इक्वल्स टू G mm बाई R स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक? ये कहाँ से आई इक्वेशन? किस फॉर्मूले से बनी ये इक्वेशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. कहाँ से बनी? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इक्वेशन नंबर 1 बन गई. एंड हमें एक और पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा, इट इज इक्वल्स टू m इंटू जी, ठीक है। तो एक और फॉर्मूले से हमें पता है फोर्स F इक्वल्स टू व्हाट? स्मॉल m इंटू जी, है ना। बिकॉज अर्थ की तरफ ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट आ रहा है जी एक्सेलरेशन से आ रहा है, वरना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. बट यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी. क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आई? yes So this is your equation number 2. 1 और 2 दोनों को कंपेयर करो, दोनों फोर्स के बराबर है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? G m बाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू जी. स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल एंड आपको क्या फॉर्मूला मिल रहा है? G इज इक्वल्स टू स्मॉल g इज इक्वल्स टू Gm बाई R स्क्वायर. Gm by R square. Small g is equals to Gm by R square.
Is it clear to you? कितना आ गया आपको समझ में? यहाँ तक आ गया समझ में? Yes, ma'am. Small g is equals to gm by r square. आपकी जो बुक है, बुक पे स्मॉल जी के रिलेशन के बाद हमको निकालना है, देखो ये कैलकुलेट, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मास ऑफ द अर्थ निकालना है, और एक और है क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ द अर्थ भी होता है, मास ऑफ द अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ. सो लेट्स स्टार्ट दैट. ओके, अब हम उस टॉपिक को करेंगे. हेडिंग डालिएगा, मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ द अर्थ, मास निकालेंगे फिर डेंसिटी निकालेंगे. मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ. अभी अभी हमको क्या रिलेशन मिला? अभी अभी हमको क्या रिलेशन मिला? हमको मिला G इज इक्वल्स टू GM by R square. So what is M equals to? M किसका है? मास ऑफ द अर्थ है. M is equals to what? G R square by capital G. ये वाली बात समझ में आई? M equals to G R square by G हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes or no? Is it okay? ठीक है? Okay. So what is, अब मुझे वैल्यू पुट अप करनी है बस. What is small g is equals to, अर्थ के लिए small g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैपिटल R क्या होता है? What is the radius of the earth? What is the radius of the earth? R होता है 6400 किलोमीटर. तो आप किलोमीटर को मीटर में करोगे, कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? 1000 मीटर. 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो वो और 2 जीरो ये, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁵ मीटर. ये लिख सकते हैं. ठीक है. आपको R पता चल गया. व्हाट इज कैपिटल G? कैपिटल G अभी आप इतनी बार लिख चुके हो, बताओ कैपिटल G क्या था? 6.67 10⁻⁻11 यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. यस और नो? इज इट ओके? ओके. जब ये आप पूरी वैल्यूज जब आप पुट अप करोगे तो अर्थ की जो मास आती है, मास ऑफ द अर्थ आता है, वो आता है 6 इंटू 10⁻24 kg. जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको ये वैल्यू मिलेगी, 6 इंटू 10⁻24 kg. दिस इज द मास ऑफ द अर्थ. क्लियर है यहाँ तक? आगे करें, एक लास्ट टॉपिक करते हैं, उसके बाद हम इसको आगे कंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक करेंगे. मास ऑफ द अर्थ तो आपके सिलेबस में है, डेंसिटी भी होगा, चेक करेंगे. डेंसिटी ऑफ अर्थ. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा. बोलो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा हुआ. ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा.
मास का फॉर्मूला क्या आया? जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी, जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी। एंड व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई, अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल शेप है, सो अर्थ की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ आ रहा है, तो देखते हैं। आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? जी बचा ऊपर, 3g ऊपर गया, नीचे आ गया 4g पाई आर। इतनी बात समझ में आई? डेंसिटी का फॉर्मूला क्लियर हो यहाँ तक? इज इट ओके? जब आप डेंसिटी निकालोगे तो डेंसिटी आती है, अर्थ की डेंसिटी आती है, सॉल्व करेंगे 5500, सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे, 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो अर्थ कितनी डेंस है, 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अर्थ का पहले मास निकाला, वो आया 6 × 10⁻24 kg। उसके बाद हमने उसकी डेंसिटी देखी, तो डेंसिटी की वैल्यू आती है 5500 kg पर मीटर क्यूब। आपकी बुक में भी है ये, ठीक है, आपकी बुक में भी है ये। केजी मैंने आपको 6 बोला है, इन्होंने 5.9 बोला है, तो वो बेटर रहता है, याद रखना 6 × 10⁻24 kg। तो दिस इज मास एंड डेंसिटी आपको बता दिया, डेंसिटी कितना आया? 5500 kg पर मीटर क्यूब। इज इट ओके? आया समझ में? ओके, लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव डन टुडे। एक बार जल्दी से देखते हैं क्या क्या आज हमने टॉपिक कंप्लीट किए, ठीक है? ओके, सो व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन किसके बीच का फोर्स है? Between two objects. बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी किसके बीच का फोर्स है? ग्रेविटी किसके बीच का? बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने किया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to square of distance between, ठीक है? ओके, एंड जी की वैल्यू क्या है? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर हमने आपकी बुक का न्यूमेरिकल किया, 2 न्यूमेरिकल किए, ग्रेविटेशनल की प्रॉपर्टी पढ़ी फोर्स की, अट्रैक्टिव होना चाहिए, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट के अलोंग वो लगता है, इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स, इट डू नॉट रिक्वायर एनी कॉन्टैक्ट, वीक फोर्स है कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स, एंड इट ऑल्सो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिर हमने किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ठीक है? एंड इसकी वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ के लिए, एंड सीजीएस में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हमने वेट किया। व्हाट इज वेट? वेट क्या है? That gravitational force with which the body is attracted towards the center of the earth, and weight is equals to mg. इसके बाद दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिस पे हम आगे 3 डेरिवेशन करने वाले हैं। जी और कैपिटल जी का रिलेशन क्या आता है? जी इज इक्वल्स टू gm बाई आर स्क्वेयर। इसी को रिलेशन को यूज करके वी हैव कैलकुलेटेड मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 5500 kg पर मीटर क्यूब। अब ये बताइए आपको क्लास समझ में आई? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes, ma'am. ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी सैटरडे को। सैटरडे को हम लोग करेंगे यही जी का करेंगे, जी के आगे करेंगे
कि हाउ स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफेक्टेड ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, ठीक है, ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ. ये हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा. आई एम गोइंग टू शेयर दिस नोट्स. जो आज पढ़ाया मैं आज के नोट्स आपके साथ ये पीपीटी शेयर करने वाली हूँ ग्रुप में. सो प्लीज इतना पढ़ के आइएगा कल, सो दैट नेक्स्ट क्लास में वी कैन कंटिन्यू. इससे आगे हम कंटिन्यू कर पाएंगे. Should I end this class? Okay, beta, good night.